गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 20 जून 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है? ये जो अस्थायी प्रतिबंध है, ये टेलीग्राम पे लगाया गया है। फिर जो भी नीट की परीक्षा हो रही है, उस नीट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने है वो इस टेलीग्राम ऐप के ऊपर है जो प्रतिबंध लगा दिया है। ये क्वेश्चन अपनों ने कल भी किया था। तो ये है टेलीग्राम ऐप। ये जो टेलीग्राम ऐप है, इस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने है वो लगाया है। यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पेपर लीक जैसे नीट, यूजी और साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के लिए इसके दुरुपयोग की गंभीर चिंताओं के कारण टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। सरकार ने इसे सुरक्षा के लिए नया डार्क वेब इज ए न्यू डार्क वेब रिस्क बताया है। एग्जाम टिप्स इंपॉर्टेंट है कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A केंद्र सरकार को देश की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में किसी भी डिजिटल कंटेंट या ऐप को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान हाल ही में किसने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया GHCI पोर्टल है वो लॉन्च किया है? ये जो किया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिस्टर प्रहलाद जोशी जी। इनको है जो इन्होंने जो सर्टिफिकेट है वो लॉन्च किया है। केंद्रीय नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने दिल्ली में एक नेशनल पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में उत्पादित होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन को पारदर्शी ट्रैकिंग और मानकों की जांच और डिजिटल प्रमाणन को सुनिश्चित करना है। एग्जाम टिप्स में है कि जो प्रहलाद जोशी जी है वो नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड मतलब ये है जो नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर को बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास के लिए कितने ग्रीनफील्ड नमो शहर को मंजूरी दी है? हाउ मेनी ग्रीनफील्ड नमो सिटीज हैव बीन अप्रूव्ड फॉर डेवलपमेंट अक्रॉस द नेशनल कैपिटल रीजन्स बाय द एनसीआरपीबी? ये दी गई है 4। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है जो है नई दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अत्यधिक आबादी और प्रदूषण सॉरी आबादी और प्रदूषण के दबाव को कम करने के लिए 4 नए आधुनिक ग्रीनफील्ड शहरों के विकास को मंजूरी दी है, जिन्हें नमो सिटीज या नमो नोड्स कहा जाता है। ये 4 शहर एनसीआर में आने वाले 4 राज्यों क्षेत्रों जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक की संख्या में विकसित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगले 5 वर्षों में 4 नए नमो शहरों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कुल कितना वित्तीय परिव्यय है वो स्वीकृत किया है? यानी व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले अप्रूव्ड बाय द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट द 4 न्यू नमो सिटीज? ये नमो सिटीज जो है वो नई दिल्ली में बनाई जा रही है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये है 5000 करोड़ रुपए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि इन 4 नमो शहरों के शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर और चैलेंज बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अगले 5 वर्षों में 5000 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। डार्क पैटर्न के खिलाफ आरबीआई द्वारा नए जारी किए गए कॉमर्शियल बैंक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026 किस तारीख से लागू होंगे? यानी जो आरबीआई है उसने नए रूल रेगुलेशन जारी किए हैं। फ्रॉम विच डेट विल बी आरबीआई इज न्यूली इशूड, अभी जो नए इशू किए हैं कॉमर्शियल बैंकिंग रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट अमेंडमेंट डायरेक्शंस, जो निर्देश दी है 2026 अगेंस्ट डार्क पैटर्न, ये है 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएंगे। आरबीआई ने जून 2026 में डिजिटल बैंकिंग में धोखाधड़ी और अनैतिक यूआई डिजाइनों को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। बैंकों को अपने सिस्टम को सुधारने के लिए समय देते हुए इसे 1 जनवरी 2027 से अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6,
आरबीआई के नवीनतम दिशा निर्देशों के तहत यदि किसी बैंक द्वारा वित्तीय उत्पाद या तीसरे पक्ष जो थर्ड पार्टी है की सेवा की गलत बिक्री में यानी जो मिस सेलिंग स्थित हो जाती है तो ऋणदाता को क्या जुर्माना भुगतान करना होगा। ये कई बार होते हैं ना, जैसे बैंक के अंदर बैठ के कुछ लोग मिस सेलिंग कर देते हैं, अकाउंट में अपने पैसा जमा कराने जाते हैं तो अपने को इंश्योरेंस भेज देते हैं तो और वो बिना बताए, ये उसको मिस सेलिंग बोलते हैं। अंडर द लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस, इफ द मिस सेलिंग ऑफ ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट or third party service by the bank is successfully established, what penalties must the lenders force। तो इसमें क्या होगा कि ग्राहक द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि है उसे वापस की जाएगी, यानी जितना भी कस्टमर ने पैसा दिया है वो 1 रुपये वापस उसे रिफंड मिलेगा। उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करते हुए आरबीआई ने एक नया मैंडेटरी नियम जोड़ा है। यदि किसी भी कॉमर्शियल बैंक द्वारा किसी भी ग्राहक को धोखे से अगर कोई अनचाहा प्रोडक्ट है वो बेच दिया जाता है तो उसे है वो उसका जो जितना पैसा है वो वापस है फिर उसे रिफंड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का कौन सा प्रीमियम अनुसंधान और अंतरिक्ष संस्थान स्वदेशी उपग्रहों के लिए लॉन्च वाहन ट्रैकिंग सिस्टम का प्रावधान करेगा। विच प्रीमियम रिसर्च, आपको पता प्रीमियम रिसर्च एंड स्पेस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया मैनेज द लॉन्च व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स फॉर इंडिजीनियस सैटेलाइट। इसका एक आंसर होगा, आप सबको पता है इसरो है वही अपने जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च वगैरह करता है तो वही है जो इस पे ध्यान भी रखेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो भारत का सर्वोच्च अंतरिक्ष संस्थान है जो सभी स्वदेशी उपग्रह, रॉकेट्स और उनके ट्रैकिंग नेटवर्क जैसे ISTRAC का संचालन और प्रबंध करता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित एक वार्षिक शांति स्थापना अभ्यास है। द मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट इज एन एनुअल पीस कीपिंग एक्सरसाइज होस्टेड प्रीडोमिनेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये है मंगोलिया में है वो होगा। एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष मंगोलियाई सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है और इसमें भारतीय सेना भी हिस्सा लेती है। क्वेश्चन नंबर 9, आगामी अंतरराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक, याद रखना क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, किस देश की वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाएगा। द अपकमिंग इंटरनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 इज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाय विच नेशंस एयर फोर्स। ये है रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयर फोर्स, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। एक्सरसाइज पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षीय बड़े पैमाने का बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है। इसमें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत MNRE द्वारा घोषित ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में तकनीकी स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्पष्ट रूप से कितनी फंडिंग आवंटित की जाएगी। अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हाउ मच फंडिंग हैज बीन allocated explicitly allocated to support that startup in the green hydrogen sector as announced by the MNRE। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात हो रही है तो ये हो जाएगा 100 करोड़ रुपीज है वो फंड आवंटित किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन के स्टार्टअप के लिए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार ने इनोवेटिव तकनीक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए है वो 100 करोड़ रुपए का विशेष फंड रखा गया है और उनके जो मंत्री है वो प्रहलाद जोशी जी के अनुसार इसके पहले चरण में 9 स्टार्टअप्स को 22 करोड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11, which landmark 2015 Supreme Court's judgment upheld the constitutional validity of Section 69A of the IT Act। अभी 69A के बारे में अपनी बात चल रही थी तो उन्होंने कहा जो 69A एक्ट है उसकी संवैधानिकता को बरकरार रखने के लिए कौन सा केस है वो फाइल किया गया था। तो ये है अपना श्रेय सिंगल्स बनाम भारत और ये 69 ये होता क्या, ये मैंने आपको बताया था। जो गवर्नमेंट है वो किसी के भी ऊपर है वो जो ऐप है उसको बंद या स्टार्ट कर सकती है
तो ये 69 ए के अंदर आता है। श्रेयस इंडल बनाम भारत संघ साल 2015 के ऐतिहासिक श्रेयस इंडल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की विवादित धारा 68 को तो असंवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन धारा 69 ए वेबसाइट ऐप ब्लॉक करने की शक्ति को संवैधानिक रूप से वैध और सही माना था। इतिहास याद रखना, श्रेयस इंडल बनाम भारत संघ वाला। जून 2026 तक कितने भारतीय राज्यों ने आधिकारिक तौर पर समर्पित ग्रीन हाइड्रोजन नीतियों को अधिसूचित किया है? यानी हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव ऑफिशियली नोटिफाइड डेडिकेटेड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसीज एज ऑफ जून 2026। तो ये है 6 स्टेट्स हैं जिन्होंने वो ग्रीन हाइड्रोजन की नीतियों को लागू किया है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन को गति देने के लिए बढ़ावा देने के लिए अब तक 6 राज्यों ने अपनी खुद की समर्पित ग्रीन हाइड्रोजन नीति जारी कर दी है। अन्य 4 राज्य इसे अंतिम रूप दे रहे हैं, जबकि 7 राज्यों ने इसे अपनी सामान्य औद्योगिक नीति का हिस्सा बनाया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन सीमा के तहत कवर किया गया कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? इसे केंद्र ने पुष्टि की है कि यह पूरी तरह से अपरिवर्तित रहेगा। What is the total geographical area covered under the National Capital Region boundary which the center confirmed will remain completely unchanged? ये हो जाएगा 55,083 वर्ग किलोमीटर है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चेंज नहीं करेगी। हाल ही में हुई एनसीआरपीवी की बैठक में केंद्र सरकार ने साफ किया है कि हरियाणा या अन्य राज्यों के अनुरोध पर भी दिल्ली एनसीआर का जो कुल क्षेत्र है कि कुल 55,083 वर्ग किलोमीटर के मौजूदा भौगोलिक दायरे को छोटा नहीं किया जाएगा। यह पूरी तरह से, यानी जो पहले का जो एरिया था वो वैसा रहेगा, अब आगे उसको और बढ़ा सकते हैं बट इसको कम नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आरबीआई की नई परिभाषाओं के तहत किसी बैंकिंग एप्लीकेशन उपयोगकर्ता को उत्पाद खरीदने के लिए धोखा देने के लिए कमी या समय सीमा का नाटक करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? कई बार अपने को कह देते हैं ना, अभी आप जल्दी खरीदिए या फिर ये जो ऑफर है वो चला जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो बैंकिंग एप्लीकेशन है तो वो किसी भी कस्टमर को धोखा नहीं दे सकता, उस चीज़ को अपने बोलते हैं नैगिंग। ये नई टर्मोलॉजी है नैगिंग, ये याद रखना। यह है कि आरबीआई की नई परिभाषा के तहत किस बैंकिंग एप्लीकेशन उपयोगकर्ता को उत्पाद खरीदने के लिए धोखा देने के लिए कमी या समय सीमा नाटक करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? ये है नैगिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब कोई बैंकिंग या पेमेंट ऐप यूजर को दिखाता है कि यह ऑफर सिर्फ 2 मिनट के लिए है या सिर्फ एक पॉलिसी बची है ताकि यूजर घबराकर उसे खरीद ले, तो यह इस चालाकी या जो डार्क पैटर्न है वो आरबीआई ने फॉल्स अर्जेंसी झूठी तात्कालिकता का नाम दिया है, जिस पर अब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत कौन सा स्वायत्त वैधानिक निकाय क्षेत्रीय योजना 2041 के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है? विच ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एक्ट एज ए नोडल एजेंसी ऑफ द रीजनल प्लान 2041? सॉरी वही क्वेश्चन पीछे था, वो गलत हो गया था। ये नैगिंग नहीं है, इसको अपने फॉल्स अर्जेंसी बोलते हैं। सॉरी, ये अपने गलत हो गया, थोड़ा सा तो आप क्लियर कर लीजिएगा। ये है फॉल्स अर्जेंसी, मैंने गलत बता दिया, इसके लिए सॉरी। फॉल्स अर्जेंसी। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत कौन सा स्वायत्त वैधानिक निकाय क्षेत्रीय योजना 2041 के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है? तो ये है एनसीआरपीवी, नेशनल कैपिटल रीजन और प्लानिंग बोर्ड। एनसीआरपीवी का पूरा नाम नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड है। यह बोर्ड ही दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों के विकास के लिए क्षेत्रीय योजना 2041 को तैयार और कार्यान्वित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2030 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत लक्षित वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कितनी है? ये जो उत्पादन क्षमता है ये 5 MMT है, मिलियन मीट्रिक टन। भारत सरकार के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक
देश में सालाना कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता हासिल करना है। नंबर 17, जब कोई वित्तीय संस्थान बीमा खरीदने के लिए पॉपअप अनुरोधों के साथ ऐप उपयोगकर्ताओं को बार-बार बाधित करता है, तो उस डार्क पैटर्न क्या कहते हैं? यानी कई बार अपने ऐप को यूज़ करते हैं तो उसपे ऊपर एक पॉपअप आ जाता है, तो उसको अपन हटाते हैं तो वो नेक्स्ट अपने को उस पे ले जाता है। उसको अपने बोलते हैं एडिन बोलते हैं, सॉरी नेडिन बोलते हैं उसे। नेडिन का मतलब होता है किसी को बार-बार तंग करना। डिजिटल बैंकिंग में जब कोई ऐप ट्रांज़ैक्शन के दौरान बार-बार स्क्रीन पर लोन ले या बीमा खरीदे का पॉपअप दिखाता है, तो यूज़र के नो करने पर भी बार-बार सामने आ जाता है, तो इसे आरबीआई ने नेडिन डार्क पैटर्न माना है। कौन सा वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्विवार्षिक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता है? ये है अपना विच ग्लोबल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिलीज द बायोएनुअल ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट आफ्टर ट्रैकिंग्स बाय इंडियन मार्केट एनालिसिस्ट। ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या जारी करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता है, ये याद रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट साल में 2 बार वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। दुनिया और भारत जैसे विकासशील देशों की जीडीपी ग्रोथ और आर्थिक जो संकट है, जो खतरे हैं, उनका विश्लेषण करती है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंडर द रिवाइज्ड आरबीआई गाइडलाइंस व्हाट आर द डायरेक्ट मार्केटिंग या सेलिंग एजेंट्स ऑफ ए बैंक कॉल्ड व्हेन ऑपरेटिंग डिजिटल और फिजिकली? यानी जो संशोधित आरबीआई दिशा निर्देशों के तहत डिजिटल या भौतिक रूप से काम करते समय बैंक के प्रत्यक्ष विपणन या बिक्री एजेंटों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है डीएसए और डीएमए। इट्स इंपॉर्टेंट, इनकी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। बैंकों के लिए काम करने वाले इन एजेंट्स को डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट और डीएमए डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट्स कहा जाता है। आरबीआई ने नए नियमों में इन एजेंट्स द्वारा ग्राहकों को फोन या ऐप पर परेशान करने और डार्क पैटर्न इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी लगाई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रति वर्ष कितने मेगावाट की स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन है वो दिया है? The Ministry of New and Renewable Energies has awarded financial incentives to establish how many megawatts per annum of indigenous electrolyzers manufacturing capacity. तो ये है 3000 मेगावाट। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सबसे जरूरी मशीन इलेक्ट्रोलाइजर होती है। भारत में इसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने इसे देश में 3000 मेगावाट प्रति वर्ष की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता शुरू करने के लिए 15 कंपनियों को है वो वित्तीय सहायता का जो प्रोत्साहन है वो बांटा है। क्वेश्चन नंबर 21, आईटी एक्ट 2009 के तहत कौन सा विशिष्ट नियम केंद्र को आपातकालीन स्थितियों में पूर्व निर्णयात्मक सुनवाई को बाईपास करने के लिए अधिकार देता है? अंडर द आईटी रूल्स 2019 which specific rules empowers the center to bypass a pre-decisional hearings in emergency situation? ये सिचुएशन है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 दिया गया है। ये रूल नंबर 9 क्या है? आईटी 2009 का नियम 9 है जो सरकार को यह असाधारण शक्ति देता है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति या इमरजेंसी हो तो वह किसी भी ऐप या वेबसाइट को बिना उसका पक्ष सुने प्री डिसीजनल हियरिंग्स के बिना तुरंत ब्लॉक करने का अंतरिम आदेश जारी कर सकती है, जैसा कि अभी टेलीग्राम मामले में देखा गया है। तो ये कौन सा है? नियम 9 है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किस कार्यक्रम ने 8,62,000 MTPA ग्रीन हाइड्रोजन के लिए उत्पादन प्रोत्साहन प्रदान किया है? यह है which programs under the National Green Hydrogen Missions has awarded productions incentives for 8,62,000 MTPA of the green hydrogens? ये है साइट कार्यक्रम। अपने साइट के बारे में पढ़ेंगे। साइट का पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशंस। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य वित्तीय इंजन है जिसके तहत भारत में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन
और इलेक्ट्रोलाइजर बनाने वाली कंपनियों को वित्तीय सब्सिडी दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने क्षेत्र को 4 अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया है। इस क्षेत्र को अवसर की स्वर्णिम अनूठी गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा है। The NCR Planning Board has divided the regions into 4 distinct zones, which zone is referred to as the Golden Ring of Opportunity. ये कहा गया है सेंटर एनसीआर को। दिल्ली की सीमाओं से सटे और ईस्टर्न व वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे को सेंट्रल एनसीआर कहा जाता है। इसे आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आरबीआई के अपडेटेड जून 2026 उपभोक्ता संरक्षण के ढांचे के तहत बैंकों को क्या करने से प्रतिबंधित किया गया है जब ग्राहक को तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी के जोखिम शमन उपकरण जैसे होम लोन्स इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है। Under the RBI updated June 2026 consumer protection frameworks, banks are prohibited from doing what when a consumer requires third parties risk mitigation tools, example insurance for home loans. ये किया गया है अपने को, ऑप्शन बी है इज द राइट आंसर। अपनी स्वयं की सहायक कंपनी के उत्पाद के साथ अनिवार्य बंडलिंग, ये क्या कार्य है। क्वेश्चन देखो, सर बैंक होम लोन देते समय ग्राहकों पर दबाव बनाते हैं कि वे बीमा भी उसी बैंक की एसोसिएट या सहायक इंश्योरेंस कंपनी से ही ले। आरबीआई ने इस जबरन बंडलिंग पर को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया है। ग्राहक किसी भी कंपनी से बीमा ले सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन अपने दोबारा देखते हैं एक बार कि आरबीआई के अपडेटेड जून 2026 उपभोक्ता संरक्षण ढांचे के तहत बैंकों को क्या करने से प्रतिबंधित किया गया है कि जब ग्राहक को तीसरे पक्ष के जोखिम शमन उपकरण की आवश्यकता होती है। जब अपने लोन लेने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, और सेम जैसे मान लो कि पीएनबी से लोन लेने जा रहे हैं तो पीएनबी अगर लोन अपने को दे रहा है तो वो अपनी पीएनबी मेटालाइफ जो उसकी प्राइवेट कंपनी है तो वो है, वो कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। तो इसके बारे में है जो गाइडलाइंस जारी की गई है। एमएनआरआई आवंटन के तहत 100% ग्रीन हाइड्रोजन इंजेक्शन का परीक्षण करने वाली पायलट परियोजना के लिए किस लक्षित उद्योग को 84 करोड़ रुपए की मंजूरी है वो दी गई है। यह स्टील क्षेत्र को, इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं है। Which target industries has been sanctioned 84 crores of the pilot project testing 100% green hydrogen injection under the MNRP allocations के लिए। स्टील उद्योग में कोयले के अत्यधिक इस्तेमाल से बहुत प्रदूषण होता है। इस ग्रीन स्टील में बदलने के लिए सरकार ने ब्लास्ट फर्नेस में 100% ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल का परीक्षण करने के लिए 84 करोड़ के पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन है। हाल ही में घोषित 4 नए ग्रीनफील्ड नमो शहरों के स्थान के चयन की प्रक्रिया किस तंत्र के माध्यम से आयोजित की जाएगी। The selection process for the location of the 4 new announced greenfields namo cities will be conducted through which mechanism? ये मैकेनिज्म हो जाएगा अपने राज्य के प्रस्तावों के बीच चुनौती आधारित चयन करना, चैलेंज बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस अमंग द स्टेट प्रपोजल्स। नमो शहरों का चयन पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से होगा। एनसीआर के चारों राज्य दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान अपने अपने शहरों की जमीन और कनेक्टिविटी के लिए प्रस्ताव भेजेंगे और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रस्ताव को चैलेंज बेस्ट कंपटीशन के लिए चुना जाएगा। इस डार्क पैटर्न में उपयोगकर्ता को एड ऑन सेवा की सदस्यता लेने से मना करने पर दोषी महसूस कराने के लिए भावनात्मक ट्रिगर या वाक्यांशों का उपयोग करना शामिल है। यह which dark patterns involve using emotional triggering or phrase to make a users feel guilty if they decline to subscribe to add-on services. यह है confirm shaming। आपने देखा होगा कि जब आप किसी ऐप पर इंश्योरेंस या एक्स्ट्रा सर्विस को मना कर देते हैं तो वहां लिखा होता है नो थैंक्स, आई लव टेकिंग रिस्क विद माय फैमिलीज हेल्थ। नहीं धन्यवाद, मुझे अपने परिवार की सेहत से खिलवाड़ करना पसंद है। ऐसा कई बार लिखा होता है जब आप अपनी पॉलिसी बाजार से लेते हैं तो इंश्योरेंस
वहाँ पे अगर आपने जैसे मान लो टर्म इंश्योरेंस लिया है तो उसमें अगर आप एक्सीडेंटल डेथ या कुछ एड ऑन पैकेज होते हैं वो नहीं लेते हैं तो उसमें ये लाइन लिखी आती है, नो थैंक्स, आई लव टेकिंग रिस्क विद माई फैमिली। तो इसको है कि ये आरबीआई बोलते हैं कि आप इसको गिल्टी महसूस करवा रहे हो यूजर को शर्मिंदा या गिल्टी महसूस कराकर सामान बेचने की हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, कन्फर्म शेमिंग, यानी उसे बता करके उसे शर्मिंदा किया जा रहा है। इसे आरबीआई ने बैन कर दिया है, अब ये लिखा हुआ नहीं आएगा। Agreement has been Agreement have been signed under the National Green Hydrogen Mission for the supply of 6.7 lakh MTPA of green ammonia to how many fertilizers plant? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने उर्वरक संयंत्रों को 6.7 लाख मीट्रिक MTPA ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये है 11 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये बात याद रखिएगा। देश की कृषि को केमिकल फ्री और कार्बन मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए कुल 11 बड़े सरकारी और निजी उर्वरक कारखानों के साथ 6.7 लाख मीट्रिक टन सालाना ग्रीन अमोनिया की सप्लाई का एग्रीमेंट है वो किया गया है। एनसीआरपी क्षेत्रीय योजनाओं के अनुमानों के अनुसार अगले 15 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कुल जनसंख्या की इस आंकड़े तक पहुंचने का अनुमान है। ये हो जाएगी 15 करोड़ हो जाएगी अगले 15 वर्षों के अंदर। क्षेत्रीय योजना रीजनल प्लान की डेमोग्राफी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की आबादी अगले 15 वर्षों में तेजी से बढ़कर लगभग 15 करोड़ छू सकती है। इसी भारी आबादी को संभालने के लिए अभी से नए सस्टेनेबल शहरों नमो सिटीज की प्लानिंग है वो की जा रही है। आरबीआई के नए स्पष्ट नियमों के तहत बैंक की भौतिक शाखा परिसर के भीतर किसी थर्ड पार्टी के सेवा प्रदाता के किसी भी उप एजेंट या प्रतिनिधि को होना चाहिए। Under the newly classified rules of RBI, any sub-agents or representatives of a third-party service provider within a bank physical branch permit must be, यह ऑन पर्सन पहचान के माध्यम से स्पष्ट रूप से अलग पहचान योग्य होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए कि कंपनी उस ब्रांच का वो बंदा नहीं है, किसी दूसरी कंपनी का बैठा हुआ है, यानी थर्ड पार्टी बैठा हुआ है। कई बार ऐसा होता है ना, इसे अपने बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे अलग से काउंटर लेके लोग बैठे रहते हैं, जो एजेंट होते हैं बैठे रहते हैं, तो अपने आप को ये शो करते हैं कि मैं सेम उसी बैंक में का एम्प्लॉय हूँ। तो अब आरबीआई ने कहा कि नहीं, आपको अपनी जो अलग पहचान है वो उसको रखनी होगी, आप जो एम्प्लॉय के साथ में नहीं रह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन पर्सन पहचान के माध्यम से करना होगा इसको। अक्सर जब हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ बैठे इंश्योरेंस कंपनी एजेंट खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर ग्राहकों को गलत पॉलिसियां बेच देते हैं। अब आरबीआई ने नियम बनाया कि बैंक परिसर में बैठे किसी भी बाहरी एजेंट में गले में ऐसा आईडी कार्ड या विशेष यूनिफॉर्म होना चाहिए जिससे ग्राहक तो समझ जाए कि यह बैंक का स्टाफ नहीं है। ये बहुत ही अच्छा नियम बनाया। आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत कौन सा पैनल चेक एंड बैलेंस अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नामित केंद्रीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए ब्लॉकिंग आदेशों की समीक्षा करता है? अंडर सेक्शन 69A of the IT Act, which panels review the blocking order issues by the destination center office to ensure check and balance compliances? ये हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समीक्षा बैठी, रिव्यू कमेटी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। किसी भी ऐप को मनमाने तरीके से ब्लॉक होने से बचाने के लिए कानून में एक सेफ्टी नेट है। कैबिनेट सचिव या कैबिनेट सेक्रेटरी और अन्य नामित सचिवों की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति रिव्यू कमेटी हर ब्लॉकिंग ऑर्डर की गहन जांच करने में आदेश न्याय संगत है या नहीं है ये जांच करेगी, फिर वो ब्लॉक करेगी। क्वेश्चन 32, टू एस्टैब्लिश्ड इंडिजीनियस इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर द साइट स्कीम the government has awarded financial incentives to how many selected companies? साइट योजना के तहत स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए सरकार ने कितनी चयनित कंपनियों को वित्तीय सहायता दी है? यह है 15 कंपनी, याद रखिएगा। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश की 15 अग्रणी कंपनियों जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों की जो है वो भारत के वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगाने के लिए वित्तीय टेंडर जारी किए हैं। क्वेश्चन 33, क्षेत्रीय योजना 2041 के तहत वर्ष 2041 तक एनसीआर के लिए शहरी जनसंख्या इकट्ठा का कितना प्रतिशत अनुमान है वो अनुमानित है? ये है 67%।
What percentage of urban population centralizations is projected for the NCRs by the year 2041 under the Regional Plan 2024? ये 67%। रीजनल प्लान 2041 के अनुसार साल 2041 तक दिल्ली एनसीआर की कुल आबादी का 67% हिस्सा वो पूरी तरह से शहरी क्षेत्रों में सिमट जाएगा। यह ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर हो रही अब तक की सबसे बड़ा माइग्रेशन है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 34, उस डार्क पैटर्न के लिए क्या शब्द है जहां चेकआउट चरण के दौरान बिना किसी अग्रिम प्रकटीकरण के वृद्धिशील या छिपी हुई लागत जोड़ दी जाती है? What is the term of the dark patterns where incremental or hidden costs are added during the checkouts phase without upfront disclosures? ये है ड्रिप प्राइसिंग, यानी अचानक से प्राइस बढ़ जाता है जो इसमें एड ऑन चीजें जोड़ दी जाती है। ड्रिप प्राइसिंग का मतलब है कि शुरुआत में प्रोडक्ट की कीमत कम दिखाना, जैसे 500 रुपये, लेकिन जब आप आखिरी पेमेंट पेज पर पहुंचते हैं तो उसमें चुपके से इंटरनेट हैंडलिंग फीस, सर्विस फीस, अनिवार्य डोनेशन जोड़कर उसे 650 कर दिया जाता है। बैंकिंग और मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर इसे अब आरबीआई ने पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। ड्रिप प्राइसिंग बोलते हैं इसको। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआरपीवी पर सीधा प्रशासनिक नियंत्रण रखता है? जी तो बताइए, इसमें है आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, ये इस पे सीधा प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं। एनसीआरपीवी एक वैधानिक संस्था है जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण में काम करती है। इसके केंद्रीय मंत्री ही इसे बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 7 राष्ट्रीय परीक्षण सुविधाओं में निवेश करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए आवंटित कुल क्रॉप्स कितना है? तो ये है 193.35 करोड़, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जब कोई ग्राहक किसी बैंक के ऋण उत्पाद खरीदता है तो उसी ऋण सुविधा के माध्यम से अतिरिक्त एड ऑन उत्पाद की खरीद के लिए धन की आवश्यकता होती है। When a customers buy a loan product from a bank, funding the purchase of an additional add-on product through the same loan facilities require, इसे क्या बोलते हैं? Exploit customers consent via OTPs और document declarations। के बारे में अपने आगे पढ़ेंगे कि नए बैंकिंग नियमों के अनुसार यदि बैंक लोन अमाउंट के अंदर भी कोई और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जैसे लाइफ इंश्योरेंस कवर जोड़ के ईएमआई काटना चाहता है तो बैंक ऐसा चुपके से नहीं कर सकता। इसलिए ग्राहक के फोन पर स्पष्ट ओटीपी या लिखित सहमति अनिवार्य कर दी गई है। क्वेश्चन 38, एनसीआरपीवी पर्यावरण बहसों के दौरान उद्धृत क्रेडिट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान मुख्य रूप से किसे कम करने के लिए डिजाइन किया गया है? The Graded Response Action Plan, frequently cited during NCRPV's environmental debates, a primary design to mitigate, तो ये किया गया है अपने को दिल्ली एनसीआर में जो वायु प्रदूषण की गंभीरता है इसको कम करने के लिए किया गया है। जीआरएपी दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण और स्मॉग से निपटने के लिए बनाया गया एक चरणबद्ध आपातकालीन प्लान है। प्रदूषण का स्तर AQI जैसे जैसे खराब होता है उसके तहत निर्माण कार्यों और गाड़ियों पर पाबंदियां लागू की जाती है। क्वेश्चन 39, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय प्रतिष्ठित थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो आयोजित करवाता है? तो ये है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, दुनिया में बैडमिंटन का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। थॉमस कप पुरुषों की विश्व टीम चैंपियनशिप है और उबेर महिलाओं की विश्व कप चैंपियनशिप इसमें सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। साइट योजना का अर्थ स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन है। कौन सा कार्यान्वयन भागीदार इसके धन के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्य करता है? ये करता है SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करने वाली कंपनी है। इसे ही साइट कार्यक्रम के अरबों रुपए के फंड को मैनेज करने, टेंडर जारी करने और कंपनियों को सब्सिडी बांटने की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी सौंपी गई है।
Okay, thank you for watching and subscribe the channels. Thanks a lot.